हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास है वो छात्रावास अधीक्षक के बाल विकास के सीरीज में हमारी तीसरी क्लास है। यदि आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज की जो क्लास है वो हमारी जो है तीसरे मुख्य टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है, जो कि छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस के लिए मुख्य टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एमसीक्यू का अवलोकन करेंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नता से मतलब है कि जो बालक होते हैं उसमें किस किस प्रकार की विभिन्नताएं किस किस कारण से पाई जा सकती हैं। तो उसके संदर्भ में ये जो एमसीक्यू है वो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्ति वृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथ साथ आप भी उत्तर देते चलिए। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम का मतलब होता है सीखना और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। यहाँ व्यक्तित्व के विकास की अवस्था जो है अधिगम मतलब वो जितना वो जीवन भर सीखेगा वो, और वृद्धि जो है शारीरिक जो उसकी ऊंचाई होगी, लंबाई होगी, उसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, किसी भी व्यक्ति का स्थायी समायोजन है। ए पर्यावरण के साथ, 2 जीवन के साथ, तीसरा प्रकृति के साथ। तो किसी भी व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन जो होता है पर्यावरण अर्थात वातावरण के साथ भी होता है, ह्यूमन लाइफ के साथ होता है, मानव जीवन के साथ, और प्रकृति के साथ। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, ये सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का जो संबंध है वो कौन से संवेग से है? तो जिज्ञासा क्या भय से संबंधित है? जिज्ञासा क्या घृणा से संबंधित है? जिज्ञासा क्या आश्चर्य से संबंधित है? जिज्ञासा क्या भूख से संबंधित है? तो जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा किसी इंसान के में तब जागृत होती है जब वो किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित होता है, यानी कि वो चीज़ उसे समझ में ना आए। तो इसका मतलब यदि वो आश्चर्य हुआ तो उसके मन में उस चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो जिज्ञासा का संबंध जो है आश्चर्य से। मैकडूगल जो हैं इन्होंने संवेगों के 14 प्रकार बताए हैं। मानव व्यक्तित्व से रिलेटेड यदि जो है संवेग पूछ दिए जाते हैं तो उसे भी आप याद रखेंगे कि मैकडूगल ने जो है संवेग के 14 प्रकार बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास की अवधारणा है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अवधारणा है। तो ये जो प्रश्न है रिपीट हो चुका है, पहला प्रश्न है, तो इसको स्किप करते हैं। एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो किसी भी कक्षा में
व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं? तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, रुचि के हिसाब से भिन्नता हो सकती है। सीखने के हिसाब से, लर्निंग चॉइस के हिसाब से किस प्रकार से सीखते हैं, चरित्र के हिसाब से किस बच्चे का चरित्र कैसा है, इस हिसाब से भी जो है विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं। तो यदि ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें का भी उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तीनों प्रकार से जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा सकती है। फिर अगला देखते हैं, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान खाली स्थान का विकास था। तो शिक्षा में फ्रॉबेल जो है एक बाल मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास किया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। व्यावसायिक स्कूल, किंडरगार्टन, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल, ये सभी। तो शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉबेल ने जो है किंडरगार्टन पद्धति का जो है निर्माण किया है। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ होता है उद्यान। तो इस उद्यान में क्या होता है? इस उद्यान में जो है खेल खेल में शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चे जो हैं इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकें। यदि आपका छात्रावास अधीक्षक के रूप में चयन होता है तो ये चीज़ें जाननी अनिवार्य है कि बच्चों को उसके रुचि के हिसाब से आपको क्या करने हैं, खेल भी खिलाने हैं और उस खेल में शिक्षा भी निहित हो। इसी कारण से इसे छात्रावास के सिलेबस में शामिल किया गया। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पहला है पर्यावरण का अंतर। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है वातावरण का अंतर। दूसरा आनुवांशिकता का अंतर। तीसरा जो है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया। चौथा फिर दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव जाति में व्यक्तिगत विभिन्नता के जो मेन निर्धारक तत्व होते हैं वो आनुवांशिक, मतलब जीन और वातावरण निभाते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के रूप में दी गई हैं। इन्हीं दोनों के कारण ही व्यक्तिगत विभिन्नता जो है पाई जाती है। आनुवांशिकता में माता पिता के जीन से या उनके पूर्वजों से क्या होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। पर्यावरण का अर्थ है वातावरण से, जैसे ठंडी, गर्मी, सर्दी वाले रहने वाले स्थानों में कोई किस हिसाब से परिवेश में रह रहा है, कैसी उसकी परवरिश हो रही है। तो उस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश करनी चाहिए। उपरोक्त दोनों करना चाहिए या उपरोक्त में से कोई नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास एक शिक्षक को करना ही चाहिए और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उपरोक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो है
प्रश्न है हमारा वो है, शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो अभी हमने कुछ देर पहले ये प्रश्न देखा। तो शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग या प्रतिपादन फ्रॉबेल ने किया। फिर अगला देखते हैं, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इच्छा शक्ति जो है चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती ही है। बर्ताव एवं व्यवहार हमारा चरित्र कैसा है ये प्रदर्शित करता है, और नैतिकता ये जो है चरित्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यदि ऑप्शन के हिसाब से देखे जाएं तो ये जो है तीनों बहुत ही जरूरी हैं। तो उस हिसाब से इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। 2 बार मूल प्रवृत्ति हो गया, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। तो मैकडूगल जो हैं उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक प्रकार के मूल प्रवृत्ति जो है वो संवेग से जो है संबंधित होता है। और यहाँ जो मूल प्रवृत्ति लिखा है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। देखा सिद्धांत, तो उसके लिए आप मैकडूगल का नाम भी याद रखेंगे। फिर जो है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। कौन सा सिद्धांत ये बताता है जो है मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, अधिकांशतः जो कैसी है, छिपी हुई है, और इसके चेतन के 3 स्तर हैं। गुण का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला फिर आगे बढ़ते हैं, फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और चौथा जो हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रायड, प्याजे, अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, ये बता रहा है। लेकिन जीन प्याजे ने जो है व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा है वो आपको बताना है। आपके पास जो है ऑप्शन दिए गए। यदि आप बाल विकास के क्षेत्र में पहले से हैं तो आप जो है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जानते हुए होंगे। जीन प्याजे जो है हमेशा संवेदी, संज्ञानात्मक, इन्हीं से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। यदि ऑप्शन में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसका मतलब वो जीन प्याजे का ही कथन है।
उनका मानना है कि व्यक्ति का संज्ञान ही उसके व्यक्तित्व को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, और उसमें इसी के कारण भिन्नताएं जो हैं उत्पन्न होती है। तो उस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खाली स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। दो बच्चियां हैं, सीमा और लीना। एक जो है जल्दी सीख जाती है और दूसरी जो है उसको सीखने में समय लगता है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिक विभिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। 4 सिद्धांत आपको दिए गए हैं। यदि आपको पता भी नहीं होगा तो आप थोड़ा सा भी लॉजिक यदि लगाते हैं तो अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो हर व्यक्ति के में अलग अलग क्वालिटी जो है पाई जाती है। कोई बच्चा पहले से प्रतिभाशाली होता है तो उससे चीज़ें जल्दी जल्दी याद होने लगती है। हर बच्चा जो है एक समान नहीं हो सकता है और यही कारण है व्यक्तिक विभिन्नता का। तो हमारा इसमें का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करता है। शिक्षार्थी का मतलब है शिक्षा ग्रहण करने वाला। तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दूसरा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो बाल विकास हमारा ये मानता है कि बस्ते का बोझ हमेशा कम होना चाहिए। तो कठोर अनुशासन से तो हमको पहले से ही बचना है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना इसका एक उपाय नहीं है। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। तो सबसे जो बेस्ट काम कर सकता है टीचर, वो कर सकता है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करा सकता है कि एक बच्चा जो है किस किस प्रकार से सीख सकता है। व्यक्तिक विभिन्नता यदि है तो उसको भिन्न भिन्न तरीके से बच्चों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? पहला, यह व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। दूसरा, यह हास्याकृत महत्वहीन विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो यदि परफॉर्मेंस के आधार पर हम उनके परफॉर्मेंस के स्तर को बढ़ाना चाहें तो यह जो है हमारा व्यक्तिक विभिन्नता को ही क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। फिर जो है अगला प्रश्न देखते हैं। सत्रहवां हमारा प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो पहला, व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए।
व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम कराने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। विद्यार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नता किस लिए पूरा करनी चाहिए विद्यालय में, तो उसके लिए हमको बताना है चारों ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन हो सकती है उसके लिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। पहला, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्य चर्चा का अनुगमन करना। दूसरा, बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा का पालन करना, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालय भेजना। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है इस बारे में चर्चा की थी कि जो भी पाठ्यचर्या है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसका मतलब बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए, बच्चों को फोकस में रख के उसको बनाया गया हो। तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर जो है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो 16 पीएफ एक परीक्षण की विधि है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 16 पीएफ एक परीक्षण की विधि है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं, उसके नया अवसर देकर, समस्याएं देकर और भी कई प्रॉब्लम्स जिससे वो सॉल्व कर सके, फेस कर सके, तो उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन हमारे लिए दिया भी है और चैप्टर अभी व्यक्तित्व विभिन्नता चल ही रही है, तो इसका मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा व्यक्तित्व। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शारीरिक गठन और शक्ल सूरत। दूसरा दिया गया है रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना करना। आप देखिए ऑप्शन।
तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना करना। यदि किसी व्यक्ति में जितना थिंकिंग पावर है, इसका मतलब वो उसको क्या करेगा, दूसरे व्यक्तियों से अलग बनाएगा। और क्या, यदि कोई व्यक्ति क्या है, कल्पना करने में सक्षम है, क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, तो वो क्या कर सकता है, दूसरों की तुलना में ज़्यादा अपने आप को जो है भिन्न प्रदर्शित कर सकता है प्रत्येक स्थिति में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला फिर आगे बढ़ते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद पहला लाभकारी हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापक को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। तीसरा हानिकारक है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। चौथा अनुपयुक्त है, क्योंकि सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्य चर्चा स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विभेद, दूसरे शब्दों में बोल रहा है कि कक्षा में जो बच्चे हैं उसके भिन्नताओं को जानना, तो विभिन्नताओं को जानना जो है लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक की क्या करेंगे, मदद करेंगे, और उसके अनुरूप वो जो है एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे सकता है। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा इसमें ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। पहला दिया है शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। दूसरा पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। तो इससे पहले जो प्रश्न पढ़े हैं उससे वो थोड़ा मिलता जुलता ही है। तो व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान जो है शिक्षक को यदि है, तो वह उसकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं उसमें किस प्रकार से भिन्नताएं हैं, क्या कमी है, वो उस सबको जानेगा, तो वो उसके लिए जो है फायदेमंद होगा। अभी जो लाभकारी पढ़े हैं उससे मिलता जुलता है। तो सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने में शिक्षक को मदद मिलेगी और उसके अनुरूप फिर वो उसको पढ़ा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 23वां, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। पहला पिछड़े हुए शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में। क्योंकि बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों के। तो ये भी प्रश्न जो है हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य फैक्ट उपलब्ध कराना। 4 ऑप्शन हैं आपके पास।
तो व्यक्तिक विभिन्नता में विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को जो है उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव का व्यक्तित्व जो है परिणाम है। किन का परिणाम है? तो बता रहा है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो इससे मिलता जुलता प्रश्न भी अपन कर चुके हैं। मानव व्यक्तित्व जो है परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने के विविध अनुभवों को क्या कराएं? उपलब्ध कराएं। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है हमारा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खाली स्थान द्वारा किया गया। तो थोड़ा सा मैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्णन करता हूँ। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो वाले होते हैं वो अपने अंदर के ही विभिन्न गुणों के कारण क्या करते हैं? अपने बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे कि उनमें दब्बूपन रहेगा, समाज को वे फेस नहीं कर पाते हैं, आत्म केंद्रित रहते हैं, स्वयं जो है फोकस करते हैं, किसी दूसरे का पालन नहीं करते हैं, स्वयं से जितना हो सके उतना सीखते हैं। बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले होते हैं वो जितना हो सके दूसरों से सीखते हैं, बाहरी दुनिया से सीखते हैं। और उभयमुखी वाले जो हैं एवरेज व्यक्ति हैं, जो स्वयं से भी सीखते हैं और समाज से भी सीखते हैं। तो बेस्ट जो पर्सन है वो यहाँ पर उभयमुखी पर्सन है। तो उसके आधार पर पूछा गया है कि इनका व्यक्तित्व का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है। तो इनके व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें समझाने वाला लॉजिक नहीं है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने किया है, युंग नामक जो बाल मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया है, इनका वर्गीकरण किया। आगे जो है बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। हमारे मूल्यों के आंतरिकीकरण में क्या होता है ये पूछ रहा है। तो अहम ईगो होता है, परिस्थितियां होती हैं, इदम होता है, पराहम होता है, सुपर ईगो होता है। तो जैसे उन्होंने 3 चीज़ें दी हैं युंग ने, वैसे जो है सिगमंड फ्रायड ने भी 3 चीज़ों की बात की है, इदम, अहम एवं पराहम। तो हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में जो होता है हमारा होता है पराअहम। ये आपको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो ऐसा भी प्रश्न अपन जो है पढ़ ही चुके हैं। तो व्यक्तित्व में जो भिन्नता आती है वो वंशानुक्रम और वातावरण, कहीं कहीं बस पर्यावरण लिखा रहता है, कि अन्योन्य क्रिया के कारण आती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
ये है हमारा अगला प्रश्न। 30वां प्रश्न है, खाली स्थान के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसके अनुसार है ये? तो ये आपको बताना है। 4 वैज्ञानिकों के नाम यहाँ दिए गए हैं, अल्बर्ट बंडूरा, यूंग, एडलर, सिगमंड फ्रायड। तो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि इसके जो जन्मदाता हैं वो है हमारे सिगमंड फ्रायड। तो आज के वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित अवलोकन किया। ये जो है इस वीडियो का पार्ट 1 है, इसकी वीडियो 2 जो है कल आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।